कई लोग ऐसे हैं जो उनको हेट करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको बहुत पसंद करते हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं इनके बारे में अपनी कोई राय नहीं रखता। उनकी प्रेजेंस है अगर तो महसूस होगी, और उनकी प्रेजेंस इस समय टीवी9 भारतवर्ष के मंच पर यहां सत्ता सम्मेलन में आप देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं असदुद्दीन ओवैसी, गुजरात सत्ता सम्मेलन में आपका। जी बहुत शुक्रिया सर, मुझे आप लोग दावत देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप अभी हैदराबाद में मौजूद हैं असद, वहां से गुजरात कैसा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, गुजरात में यह हैदराबाद में बैठकर नहीं, बल्कि मैंने गुजरात कई मरतबा आया हूं और आता रहूंगा। और 2002 के उस जेनोसाइड में भी मैंने कई मुकामात पर मेडिकल रिलीफ टीम के जरिए काम किया है, तो गुजरात को मैं थोड़ा बहुत जानता हूं। और वहां पर बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत सी नाइंसाफ़ियों को ख़त्म करना है, बहुत से कमज़ोर तबक़ात को उनका रिप्रेजेंटेशन दिलाना है। तो इस तरह से मैं गुजरात को देखता हूं। तो कितने देखे जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी यहां पर गुजरात में इलेक्शंस के कैंपेन के दौरान? इलेक्शंस में क्या एम्बिशंस लेकर चल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी गुजरात के लिहाज से? आपका सवाल जरा दोबारा रिपीट करिए सर, आवाज बहुत कम है। आपने कहा बहुत सारे काम आपके गुजरात में बाकी हैं, तो क्या एम्बिशन लेकर चल रहे हैं? इलेक्शंस करीब हैं, आपकी पार्टी के क्या एम्बिशंस हैं इस बार के इलेक्शंस में? नहीं, हम तो गुजरात के आने वाले विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी ने इस बात का ऐलान किया है कि जमालपुर खाड़िया से साबिर काबुलीवाला हमारे कैंडिडेट होंगे, सूरत ईस्ट से वसीम कुरैशी और दानी लिमडा से हमारी बहन कौशिका परमार हमारी कैंडिडेट होंगी, और भी बहुत से विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम लोग अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि जनता के दरमियान में रहे और जनता का दिल जीत सकें, और हमारे पार्टी की कामयाबी के लिए हमको काम करना है। तो वो काम हो रहा है और उसमें और तेजी पैदा करना है। लेकिन जो लोग सियासत को देखते हैं, पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी चर्चा में रहना चाहते हैं, सुर्खियों में रहना चाहते हैं, पावर में नहीं। अब देखिए, अब पावर की अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर जो लोग गुजरात में भाजपा की सरकार इतने 30 साल कितने साल हो गए जो पावर में है, वो हमको ये बता दें कि भैया गुजरात में खास तौर से अल्पसंख्यक समाज और आदिवासियों में इलिटरेसी ज्यादा क्यों है। वो ये बता दें कि सिर्फ 26% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के बच्चे मैट्रिकुलेशन क्यों कंप्लीट करते हैं और हाई एजुकेशन में आते आते 2.88 क्यों होता है। वो हमको ये बता दें कि एक विधानसभा का खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं, जूहापुरा विधानसभा, वहां पर पूरे गुजरात का कचरा और गुजरात के मेडिकल हॉस्पिटल का वेस्ट लाकर वहां पर डाला जाता है। आखिर क्यों डिस्टर्ब एरियाज एक्ट को खत्म नहीं किया जाता जब बीजेपी कहती है कि गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ? आखिर क्यों इस जूहापुरा में, नरीमनपुरा में ही ग्रीन जोन क्यों बना दिया गया? कितने गवर्नमेंट के स्कूल्स खोले गए? ये बहुत से मसाइल हैं। अब दूसरी बात, आप पावर की बात करते हैं। भाई हम पर इल्जाम लगाते हैं, जो कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, भाई आप ये बता दें कि पावर का मतलब क्या है? कि आखिरी मर्तबा एक मुस्लिम एमपी जीता था 1984 में। तो ये चीज है भाई, आप पावर हासिल कर रहे हैं और दूसरा कोई पावर हासिल करने की बात कर रहा है, तो इसमें बहुत फर्क है। नहीं तो वही लोग ये कहते हैं कि सत्ता के लिए विकल्प रहेगा भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो लोग
देखेंगे अगर कहीं, तो वहां उनको कहीं असदुद्दीन ओवैसी नजर आएंगे, कहीं कांग्रेस नजर आएगी, कहीं आम आदमी पार्टी नजर आएगी, और उनको समझ ही नहीं आएगा जाना कहां है। नहीं, उन दोनों पार्टीज की हद तक तो मैं समझ सकता हूं, आपके सवाल में सच्चाई है। पर जहां तक हमारी पार्टी का सवाल आएगा, लोग जानते हैं कि हमारा क्या रोल रहा है, हम क्या करने जा रहे हैं और क्या पैगाम हमने दिया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अहमदाबाद में जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुए थे, वहां पर हमारे पार्टी को अच्छी कामयाबी मिली, गोधरा में मिली, मोडासा में मिली। तो ऐसे मुकामात पर हमारी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद भी हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। आपकी बात सच है कि कांग्रेस के कितने 12 या 16 विधायक भाजपा में चले गए गुजरात से, और फिर आप देखते हैं कि गोवा में चले गए। तो ये सब चीजें हैं जो गुजरात की जनता बड़ी गहराई से इसको देख रही है, और मुझे यकीन है कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगी। तो अगर ये एक और ऑब्जर्वेशन है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी सरकार बनाने वाली स्थिति में उनके मुद्दों में दम होता, उनके वादों में दम होता, तो कहीं ना कहीं तो बना ही लेते, कुछ ना जलवा दिखाई देते। और अगर वो नहीं है, तो बाकी अगर कहीं कोई विकल्प है तो उसको कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करके चले जाएंगे। देखिए, मेरा मकसद कोई सरकार बनाना नहीं है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं मंत्री बन जाऊं या कोई हमारा पार्टी का मंत्री बन जाए। मेरा मकसद ये है कि जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनका रिप्रेजेंटेशन हो। मेरा मानना यह है कि भारत के लोकतंत्र में चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हो, आदिवासी हो, दलित हो, जब तक उनकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, उनसे इंसाफ नहीं होगा। तो ये समाज ने वोट डालने का काम किया, वोट लेने का काम नहीं किया। अब जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, वो इस इल्जाम का मेरे इस बात का जवाब दें कि आपके 12 या 16 विधायक गुजरात में जीतकर बीजेपी में क्यों चले गए? क्या हमसे बात करके गए थे, या हमने उनको कुछ पढ़कर फूंक दिया था उनके चेहरे पर? गोवा में भाग जाते हैं, कहां नहीं भाग जाते हैं। तो ये सिर्फ बौखलाहट की इनकी निशानी है, इसलिए वो परेशान होकर इस तरह के जुमले अदा करते हैं, इस तरह के इल्जामात लगाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक भाग गए, सरकार उनकी चले गई। कर्नाटक में उनके विधायक भाग गए, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश कर्नाटक में आ गई। तो ये उन पार्टीज को बताना है कि उनको वोट गुजरात की जनता क्यों ना दे, क्योंकि अगर उनको वोट देंगे तो वो जीतकर कांग्रेस भाजपा में चले जा रहे हैं। रन अप टू इलेक्शंस में इस समय जो बड़े इवेंट्स हुए हैं, जो जाहिर है पूरे देश में कम से कम जिनका बड़ा मायना है, और जो निश्चित रूप से इलेक्शंस के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक स्टेटमेंट उस महत्वपूर्ण विषय पर आया। पीएफआई पर बैन के बाद आपने ये बात कही कि मैं इस विचारधारा का समर्थक नहीं, लेकिन मैं बैन को सही नहीं मानता। ये क्या आपने बीच का रास्ता ले लिया, ना इधर ना उधर, जबकि आपका ये मिजाज नहीं है, आप तो एक तरफ की बात करते हैं। नहीं, जो सच्चाई है वो तो बयान करना चाहिए ना। बीच का रास्ता हो या एक रास्ता हो, भाई सच्चाई तो यही है कि हमारी पार्टी लोकतंत्र में भरोसा करती आई है और करती रहेगी। हमारी पार्टी लोकतंत्र में भरोसा है, इसलिए चुनाव लड़ती है, जीतती भी है, हारती भी, और हारने के बाद हम पर इल्जामात लगते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते। अब जहां तक बैन की बात है, तो मेरा मानना यह है कि आप जब बैन लगा रहे हैं, तो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें 2 लोगों का कन्विक्शन हुआ था कोर्ट ने। एक का नाम था भावेश पटेल, दूसरे का नाम था देवेंद्र गुप्ता। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से इनका ताल्लुक था? ये तो कन्विक्टेड लोग हैं। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का आदमी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर वो किसी बैन ऑर्गेनाइजेशन से जिम्मेदार भी है, तो उसको आप सजा नहीं दे सकते। ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप देख लीजिए उठाकर। और तीसरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि इस बैन के बाद
कई मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ये कहकर जेल में सड़ा देगी उनकी जवानी को कि तुम्हारे पास से एक पैम्फलेट निकला जिसका ताल्लुक पीएफआई से है। और ऐसे कई केसेस है, 8-8 साल, 3-3 साल, 8 साल के बाद लोगों को या तो कोर्ट बरी करता है या उनकी बेल होती है। आप देख लिए सिद्दीक कप्पन का केस है, हथरस के रेप के केस को कवर करने जर्नलिस्ट गया, उसको कितने 2.5 साल के बाद कोर्ट सजा बेल देती है और अभी एक केस में वो पड़ा हुआ है। लेकिन एक बात आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि जिसमें 530 से ज्यादा मामलों में चार्जशीट फ्रेम हो गई हो और 2010 के बाद 46 ऐसे केसेस हों जिसमें सजा भी मिल चुकी हो, उसमें कम से कम आपको ये लगता है कि एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए? क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को जब भी रास नहीं आता तो वो पीएम पर सवाल उठाने लगते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने लगते हैं, वो किसी भी एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगते हैं क्योंकि उनको रास नहीं आ रहा। क्या संविधान के अंतर्गत डेमोक्रेसी में ये ठीक है, ये जायज है एक लीडर की तरफ से? नहीं, तो एक काम कर लीजिए, यूएपीए में एक अमेंडमेंट कर लीजिए कि अगर कोई भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल करेगा वो जेल में जाएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करेगा वो जेल को जाएगा, कोई एजेंसीज के गलत फैसलों के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन करता है तो जेल चला जाएगा। तो सर बीजेपी के पास सत्ता है, वो यूएपीए अमेंडमेंट कर ले और मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी भी उसको सपोर्ट कर देगी, क्योंकि यूएपीए लाने वाली कांग्रेस पार्टी, उसको और सख्त बनाने वाली कांग्रेस पार्टी, उसको और बद से बद बनाने वाली बीजेपी, और जिसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया जुलाई 2019 में, तो ऐसा कानून बना दीजिए। भाई मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूं? मुझे राइट है क्वेश्चन करने का, मैं कर रहा हूं। आपको पसंद नहीं आता तो मैं क्या करूं? भाई ये तो नहीं हो सकता ना कि आपको जो पसंद है मुझे पसंद आ जाए, या आपकी सोच को मैं मान लूं या आप मेरी सोच को मान ले। मेरा राइट है क्वेश्चन करना। मैं ये पूछ रहा हूं कि भावेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता, इनको ख्वाजा अजमेरी के केस में कन्विक्शन हुआ, कौन सी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक है? और जब इनको कोर्ट से पेरोल पे निकल कर आए गुजरात में, तो लोगों ने उनको दूल्हे की तरह वेलकम किया, इन लोगों को, कन्विक्टेड लोगों को। चलिए अब इसको आगे बढ़ाता हूं मैं जरा, क्योंकि आपने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का जिक्र किया, तो वहीं के जो मुख्य कर्ता धर्ताओं में से एक हैं, उन्होंने तो इस बैन का स्वागत किया है। लेकिन फिलहाल मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। एक बात लोग ये जानना चाहते हैं कि जब कभी किसी एक बात को पसंद करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ कोई फैसला है और असदुद्दीन ओवैसी को रास आता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, ये तो बढ़िया है। और जहां उनको दिक्कत होने लगती है, जो उनको सूट नहीं करता, उसमें वो कहने लगते हैं कि जस्टिस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इज नॉट इनफॉलिबल। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले, आपने ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के एक दीवान साहब के बयान का जिक्र किया। मुझे खुशी होती कि वो जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ जब वो बैठकर बातचीत कर रहे थे, वो इन लोगों का जिक्र कर देते कि भावेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता ख्वाजा अजमेरी के दरगाह में ख्वाजा अजमेरी के मजार के करीब उन्होंने बम ब्लास्ट किया था और मरने वाले का ताल्लुक हैदराबाद से था, हकीमपेट इलाके का। अब रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट के या किसी कोर्ट के फैसलों का, तो मुझे इख्तियार है, आपको इख्तियार है, देश को इख्तियार है। इसमें बुरी बात क्या है? इसमें गुनाह क्या हो रहा है? अगर हम रेस्पेक्टफुली उससे डिसएग्री करते हैं तो उसमें कोई गुनाह नहीं हो रहा है, आसमान नहीं गिर रहा है किसी के सर के ऊपर। यही तो जमहूरियत है, यही तो डेमोक्रेसी है। वरना अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, आप खामोश बैठ जाइए, देखिए अगर कोई डिसएग्री करता है ना, तो ये बताता है कि वो सोचता है, वो शख्स, उसके पास कुछ सोचने की कैपेसिटी है, इसीलिए वो डिसएग्री कर रहा है। और भारत का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं डिसएग्री करूं। जब नेहरू थे प्रधानमंत्री, लोग डिसएग्री करते थे। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, लोग डिसएग्री करते थे। इंदिरा गांधी थी,
लोग डिसएग्री करते थे, मोरारजी देसाई की सरकार थी, लोग डिसएग्री करते थे, चरण सिंह थे, देवे गौड़ा थे, गुजराल साहब थे, नरसिम्हा राव की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की वो सरकार थी जब बाबरी मस्जिद शहीद, लोग डिसएग्री करते थे। अब कौन सा ऐसा देश बदल गया कि भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी हैं तो हम डिसएग्री ना करें? ये कौन सा जुर्म हो रहा है भाई? डिसएग्री करना तो जमहूरियत की जिंदगी का सबूत है, तो उसको डिसएग्री करेंगे हम? तो आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के समय में जमहूरियत जिंदाबाद रही है और इस समय जो लोग विरोध नहीं करते, आप ही की भाषा में, उन सबके कानों में फूल लगे हुए हैं। नहीं, कांग्रेस के जमाने में इमरजेंसी नाफिज हुई थी, कौन भूल सकता है उसको? तुर्कमान गेट के पास जो हैवानियत का बर्ताव किया गया था, कौन भूल सकता है उसको? कांग्रेस के दौर में हाशिमपुरा, मलियाना, ये सब वाकयात हुए, दिल्ली का मैसेकर हुआ, दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम हुआ, मुंबई की सड़कों पर मुसलमानों की अस्मतें लूटी गई, ये कौन भूल सकता है? सब कांग्रेस के दौर में हुआ। हाँ, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो 2002 के दंगे हुए, उसको भी कोई भूल नहीं सकता है। हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसलों को डिसएग्री करना कोई गुनाह नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करेंगे कि आप चीन पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। आज चीन क्या कह रहा है बता रहा हूं आपको। चीन भारत के प्रधानमंत्री से कह रहा है कि जो मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर शी जिनपिंग पीएलए की फोर्स बैठी हुई है और हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे, कुछ नहीं बोल पा रहे। सिर्फ ट्रेड इंबैलेंस बढ़ते जा रहा है चीन से हमारा। नहीं, लेकिन अभी कंपैरिजन में तो आप ही ने दिखा दिया ना। आपने पहले ये कहा कि उनके जमाने में लोग डिसएग्री करते रहे, उनके भी जमाने में डिसएग्री करते रहे। भारतीय जनता पार्टी से कि अभी इधर के शासन के पहले के आपने तमाम रिजीम गिना दिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कंपैरिजन में, आइसोलेशन में नहीं, क्योंकि आइसोलेशन में तो आप कांग्रेस को भी खराब बता रहे हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन में कांग्रेस बेहतर है और एक कोशिश चल रही है आने वाले दिनों में एक विकल्प देने की, मेन फ्रंट के नाम पर, थर्ड फ्रंट के नाम पर, कम्युनल फोर्सेस का मुकाबला करने के लिए, तो नेशनल सिनेरियो में आप उसका हिस्सा बनेंगे ना? सर देखिए, भारत की राजनीति में अगर कोई अछूत है, कोई पॉलिटिकल अनटचेबल है, तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। और मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है कि कोई मुझे अपने गले से लगा ले। मैं जो काम कर रहा हूं करता रहूंगा। मगर आप ये कैसा सोच लिए कि कांग्रेस के साथ में चला जाऊंगा? आपने नहीं देखा कि राजस्थान में भी क्या तमाशा हो रहा है? और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक पॉलिटिकल फ्रंट की जो एक मीटिंग हुई हरियाणा में, जिसमें चौटाला साहब थे जो जेल से सजा हुई उनको, उनके साथ कौन थे? नीतीश कुमार और फिर लालू के बेटे सीपीएम। अरे भाई, आप कहां पर जा रहे हैं? आप तो भाजपा को फुल टॉस दे रहे हैं कि आप 6 मारो। ये तो सब देश देख रहा है ना। इससे मुझे क्या करना है? मैं क्या कर सकता हूं इसमें इन लोगों के लिए? वो लोग तो ये कहते हैं कि खुद ये जीत नहीं सकते और जो जीतने का मादा रखते हैं उनके साथ ही आ नहीं सकते, तो असल में तो फुल टॉस ये देते हैं, और वो भी बहुत धीरे वाला फुल टॉस। नहीं देखिए, हम फुल टॉस नहीं डालते। ऐसा है ना, तो अगर जो क्रिकेट खेला है उसको कहते हैं हम यॉकर डालते हैं पैरों के बीच में, वो फुल टॉस डालते हैं। अब आप देखिए, महाराष्ट्र में सरकार चले गई, कैसे गई बताइए आप? मैं जिम्मेदार हूं उसका। गोवा में आपके कांग्रेस के विधायक भाग जाते हैं। हां, तो ये इनको सोचना चाहिए ना। आप लोग कर रहे हैं काम। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में कभी भाजपा के साथ सत्ता शेयर की? नहीं की। क्या मैं कभी भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बना? नहीं बना, ना कभी बनूंगा इंशाअल्लाह। नीतीश कुमार सेकुलर हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हाथ उठाकर जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, फिर आज वो छोड़ देते हैं, सेकुलर हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी यूएपीए में अमित शाह के लाए हुए अमेंडमेंट की सपोर्ट करती है, वो सेकुलर हो जाती है।
भाई मेरा रिकॉर्ड तो बताओ ना, मैं तो इनका रिकॉर्ड बता रहा हूं, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। तो ये जो आप यॉर्कर डालते हैं, ये कभी मिडिल स्टंप लेकर उड़ती क्यों नहीं है? ये हमेशा फुल टॉस की तरह बल्ले पर आती है और जाता असल में छक्का ही है। बेशक आप कोशिश करते हो यॉर्कर डालने की, मतलब आप बहुत अच्छा यॉर्कर डालना सीख नहीं पाए हैं अभी तक। नहीं नहीं, ऐसा होता है सर। सुनिए एक बात, यॉर्कर जब डालते हैं ना, या तो डंडी उड़ जाती है या फिर पैरों पे बड़ी तकलीफ होती है गोला लगने के बाद। तो उतना तो काम हो रहा है। मतलब पैरों में तकलीफ भर से खुश हैं आप? नहीं नहीं, तकलीफ जब देखिए, जब पैरों में तकलीफ होती है तो जिस्म के हर कोने कोने में पुकारता है वो दर्द। आपको कभी तकलीफ नहीं हुई पैरों में, आपके घुटने में, आपके एंकल में, कम से कम एक्िलीज हील, ये सब चीजें होती हैं। कम से तो कम आप क्रिकेट की बात, हम तो दिल में तकलीफ पहुंचा रहे हैं सबको। भाई देखिए, भाजपा हमसे खुश नहीं है कि ये क्यों ये कह रहे हैं बैन के बारे में। कांग्रेस, ये तमाम सेक्युलर पार्टीज हमको पसंद नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है कुछ तो सही हो रहा है जो भाजपा और कांग्रेस हमको पसंद नहीं करती है। मतलब आप कुल मिलाकर इनके लिए एक न्यूसेंस वैल्यू बने रहना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि इनके सिर में ये बाम लगाते रहें, उसमें आपको प्रसन्नता होती रहेगी। बेशक इनकी सरकारें आती रहें और ये सत्ता में बने रहें। नहीं सर, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। न्यूसेंस वैल्यू नहीं, मेरी एक पॉलिटिकल वैल्यू है जो भारत के मुसलमान को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी एक पॉलिटिकल वैल्यू है और आप उस वैल्यू को समझिए, अपनी कदरों और अपनी कदर को और अपनी अहमियत को बढ़ाइए। आप सिर्फ वोट डालने वाले बन चुके हो, आप वोट लेने वाले बनिए। तो न्यूसेंस वैल्यू तो कांग्रेस की है, वो तो बीजेपी के लिए सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू बनी हुई है। कहां बीजेपी से कांग्रेस मुकाबला कर रही है बताइए आप? कहां मुकाबला कर रहे हैं आप? कुछ भी, कहीं पर मुकाबला आप नहीं कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। अभी जब आपने इशारा दिया, आपने कहा कि बहुत सारा वहां जुल्म हुआ है, आपने परसेंटेज भी गिनाया, जुहापुरा की बात भी कर दी। सब लोग ये देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इतने दिनों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदू मुसलमान से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, और उसमें भी मुसलमान की बात वो करते हैं। कभी भी हिंदुओं के राजा दिल के नहीं हो सकते, वो ना हिंदुओं के लिए सोच सकते, केवल दिखा सकते हैं अपनी बातों में। नहीं नहीं, देखिए इस देश में तो जो 2019 में जो आंकड़े आए, CSDS का आंकड़े आए कि बीजेपी को 37% हिंदू वोट मिला। प्रधानमंत्री ने अपनी 2014 की पहली तकरीर में कहा था कि क्या कहा था कि 1200 साल की गुलामी के बाद सत्ता मिली। फिर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कपड़ों को देखकर पहचानो। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है कि कब्रस्तान, शमशान, ये रमजान, ये सब कौन बातें कर रहे हैं? 80-20 की बात कौन किया उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बताइए आप? लोग ये कहते हैं कि अगर वाकई सबकी सोचते, हर किसी को जो वंचित है उसके बारे में सोचते, जाति नहीं देखते, केवल इंसान देखते, तो पार्टी का नाम ऑल इंडिया ही काफी था। फिर इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, मैं फिर आप मेरे ख्याल से ये आपके साथ मेरा कई इंटरव्यू माशाल्लाह हुए और इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही तो फिर आप हमारा इंटरव्यू करते रहेंगे। मैं आपको उस वक्त भी आज भी कह रहा हूं कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करती है, उसको ये सॉलम एफर्मेशन देना पड़ता है कि भारत के संविधान को मानती है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जब आप मेरी पार्टी के नाम से आपको या दूसरों को तकलीफ हो रही है, तो शिवसेना के नाम से तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? अकाली दल के नाम से तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? डीएमके, ऑल इंडिया AIDMK के नाम से तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? TRS के नाम से तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? तेलुगु देशम के नाम से क्यों तकलीफ नहीं हो रही है? बताइए, ये सब भी तो पॉलिटिकल पार्टी है। तो मतलब आप टिट फॉर टैट
में भरोसा करते हैं, आप इसके लिए वो गिना देना चाहते हैं, आप इस देश की अम्ब्रेला पार्टी बनने में और सबके लिए सोचने में यकीन नहीं रखते, क्योंकि आपके पास उदाहरण है कि फला भी तो कर रहा है, ठिकाना भी तो कर रहा है इस तरह की राजनीति। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भारत के संविधान में राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है। तो इक्वालिटी का मतलब यह नहीं है कि ताकतवर और ताकतवर हो जाए। इक्वालिटी का मतलब यह है कि जो कमजोर है वो ताकतवर के बराबर हो जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में हर समुदाय, हर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन भारत की पार्लियामेंट में सबसे कम अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। 4 या 5% से कम एमपी जीतते हैं। आप बताइए फिर ये इसको क्या कहेंगे? ठीक है, आप मुझ पर क्रिटिसाइज करिए, मुझे जो बोलना है बोलिए, मगर वो जो पार्टी जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बातें करती है, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी हो या राजद हो या ममता बनर्जी हो, इनके ऊपर क्या बोलेंगे आप? और बात आई ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी ने 2 बड़े अहम स्टेटमेंट दिए पिछले 15-20 दिन में। एक, उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस को गलत नहीं मानती। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री से मुतमईन हूं। अब आप ये बताइए फिर कौन सी राजनीति हो रही है देश में? क्या ये पार्टीज बीजेपी आरएसएस से मुकाबला कर पाएंगी? यही तो बात हम हमारे उन सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों को, अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को, आदिवासियों को बता रहे हैं कि आप समझिए इन लोगों को, इन पार्टीज को समझिए, इनके दोहरे चेहरे हैं। नहीं तो क्या यह जरूरी है कि कोई अपने देश के पीएम से हमेशा विरोध की मुद्रा में ही रहे, वो कभी भी मुतमईन होके ना दें? आप तो मोदी जी का नाम भी ठीक से नहीं कहते हैं। क्या यह जरूरी है कि किसी के नाम के साथ ये खिलवाड़ किया जाए? बिल्कुल नहीं। मैं देश के प्रधानमंत्री हैं। हम प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे इख्तलाफात हैं, जिंदगी भर रहेंगे। मगर क्या आपने राम मनोहर लोहिया को नहीं देखा या उनकी किताबें नहीं पढ़ी कि लोहिया ने जिंदगी भर हर एक जो सत्ता में पार्टी थी उनकी मुखालिफत की? हां, वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते थे, अलग बात है। ऐसे देश में कई नेता गुजरे हैं जो हमेशा अपोज करते रहे। यही तो जमहूरियत है। देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए गाने गाना शुरू कर दूं, वाहवाह करना शुरू कर दूं, जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू करूं, तो फिर ये तो चमचागिरी होगी, ये मुनाफिकत होगी, ये तो गुलामी होगी। मैं ये नहीं भाई, कह रहा अगर हूं। मैं आपसे डिसएग्री करता हूं तो डिसएग्री करूंगा, मैं तो बोलूंगा ना। अगर कोई कहेगा नहीं आप देश के प्रधानमंत्री को, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं। और आप वही तो कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज टीवी9 भारतवर्ष के इस मंच से एक प्रॉमिस आप कीजिए कि मोदी जी को मोदी कहेंगे, मोदी नहीं। बोलिए। देखिए, आप इस तरह की बातें मत किया करिए असदुद्दीन ओवैसी से। मैं आपसे वादा करने का आपको कोई जवाब ही नहीं है मुझसे इस तरह की बात पूछने का। आप एक टीवी के एंकर हैं, आप सवालात करिए। आप कौन है? क्या आप हमारे माई बाप हैं? आप कि आपको हम या हमारे बड़े हैं आप? कि आप वादा करिए। अरे कौन सा वादा करिए? आप ये काम करिए कि आप जो हेमंत साहब को वादा किए उस वादे को पूरा करिए। आप अपने वादे पर टिके रहिए। मैंने जो भारत की जनता से वादा किया है कि जो भी फासिस्ट कम्युनल सरकार होगी मैं उसके खिलाफ काम करूंगा। मैंने हैदराबाद की जनता से जो वादा किया है कि मैं हैदराबाद को फैसिज्म से बचा के रखूंगा, उस वादे की निभाने की कोशिश कर रहा हूं। देश की जनता को जो मैं वादा किया मैं उसको पूरा करूंगा। आपने सवाल कर सकते ना, मुझे आपके वादे की आपको वादा करने की जरूरत है। हां, आपका वादा हेमंत साहब से जरूर है, उसको सोच के पकड़ के रहिए, उसको पूरा करते रहिए। अरे मैं तो आपसे किसी का नाम सही लेने के लिए कह रहा हूं, आप तो यूं खोल गए। नाम तो सही लिया ही जा सकता है ना। इतना किसी से आप कहते हैं कि हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन जहां तक वैचारिक विरोध है, तो नाम तो सही लीजिए। अच्छा सुनिए। अच्छा सुनिए, लफ्ज हेमंत से आपको इतनी परेशानी क्यों हो गई? ये बताइए आप।
आप ये बताइए, मैंने हेमंत कहा, अरे मैं इसमें बड़ी इज्जत नाम करता हूं स्पेलिंग में हेमंत कहीं साहब गलती की। नहीं अभी की तक हो। तरकारी की बिरयानी नहीं और खिला पाए, मेरा मोदी मैसेज पहुंचाइए उनको। मोदी कहने में भी डा का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं डा का नहीं कर रहा हूं। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। आपने सोच लिया है कि आप वही कहेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ईरान में जो हो रहा है असदुद्दीन ओवैसी, वहां विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है, उसका आप समर्थन करते हैं कि विरोध? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि देश के फॉरेन मिनिस्टर गुजरात में हैं, डांडिया खेल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी कल गुजरात में थे। ये सवाल आप इन दोनों से पूछ लेते कि भारत सरकार का क्या पोजीशन है ईरान में जो कुछ हो रहा है। अरे भाई, भारत सरकार से लोग तो पूछ ही नहीं रहे। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब पूछ रहे थे, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं या फॉरेन मिनिस्टर बन गया हूं मैं। नंबर वन। दूसरी बात है कि मैं फिर से कह रहा हूं कि भारत की तुलना ईरान से करना है भारत की तौहीन है। सुनिए 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 सुनिए, ईरान के बारे में कह रहा हूं। भारत में अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, जिसमें राइट टू चॉइस फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्शियस फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। तो भारत में कोई हिजाब पहनेगा, कोई चादर पहनेगा, कोई नहीं पहनेगा। यह भारत की खूबसूरती है। ईरान से उसकी तुलना करना, मैं समझता हूं कि यह राष्ट्रवाद नहीं है। जो लोग ईरान की तुलना भारत से कर रहे हैं, जरा उनका राष्ट्रवाद चेक करना पड़ेगा। और यही तो समझना है भाई, ईरान में हो रहा है। अरे भारत में क्या हो रहा है? भारत में मुस्लिम बच्चियां पढ़ना चाहती हैं यूनिफॉर्म के कलर का हिजाब पहनकर, जिसको आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। दूसरे रिलीजन के सिंबल्स को अलाउ करेंगे, मगर हिजाब को अलाउ नहीं करेंगे। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई मुस्लिम महिला बॉक्सिंग मैच लड़ना चाहती हो तो हिजाब अलाउड है। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल कंपटीशन में हिजाब पहनकर बास्केटबॉल खेल सकते हैं। अब आप समझिए इन चीजों को। नहीं तो, लेकिन ये तो इससे तय होता है ना, ये जो बहस चल रही थी कि इस्लाम के अभिन्न हिस्सों में से है क्या हिजाब, इसको तो ईरान जवाब दे रहा है और बता रहा है कि एक्चुअलिटी क्या है। इस्लाम के जो 5 अहम प्रैक्टिसेस हैं, उनमें से ये एक नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये चॉइस है, ये तो स्थापित हो रहा है ना। एक बात सुनिए, जो कुरान में लिखा गया है ना मर्दों के लिए कि अपनी आंखों को नीचे रखो, ये अल्लाह का कलाम है। हर मुसलमान को इस पर यकीन अगर है तो अमल करना पड़ेगा। महिलाओं से यह कहा गया है कि आप अपने जिस्म को कवर करिए, हिजाब पहनिए या चादर पहनिए, नकाब पहनिए। तो जो कुरान की आयत है वो अल्लाह का कलाम है, और जो मुसलमान इस पर भरोसा करता है उस पर अमल करता है। अगर कोई नहीं करता है तो वो उनसे पूछ लीजिए, वो उनका राइट है जमहूरियत में। भाई ये तो उनका राइट है। अब ईरान अगर दिखा रहा है तो फिर हम ईरान में पैसे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं चबार पोर्ट में? अगर ईरान रास्ता दिखा रहा है तो हम ईरान से तेल क्यों खरीद रहे हैं? मत खरीदिए। नहीं तो फिर अब सवाल यह है कि क्या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात थी कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि राइट टू प्राइवेसी भारत में फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्शियस फंडामेंटल राइट है, इन राइट टू कल्चर फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 29। मैं इन 3 राइट्स पर मेरी बेटी हिजाब पहनकर स्कूल को जा सकती है। अब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की अगर आप बात कर रहे हैं तो साबरीमाला में एक जजमेंट आया, दूसरा वो रिव्यू में चला गया। कुरान में लिखा गया है, कुरान अल्लाह का कलाम है, जिसमें बताया गया है। तो कुरान की आयत पर भरोसा करिए। भाई जमहूरियत में संविधान में राइट टू कल्चर, राइट टू कॉन्शियस, राइट टू प्राइवेसी, इसी बुनियाद पर मुझे राइट बनता है हिजाब पहनने का या नहीं पहनने का या कोई और
करना चाहे, पहनना चाहे पहने, ना पहने। अब ये खबर और तस्वीर सामने आई लोगों के कि आपके कॉरपोरेटर ने सर तन से जुदा वाली बात कही, कार्रवाई कर दी पार्टी ने उस पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, केस भी हुआ है उनके ऊपर, सेक्शन 41 सीआरपीसी नोटिस उनको इशू हुई है। उन पर यकीनन पुलिस उन पे पूरा जो भी एक्शन कानूनी दायरे में रहकर लेगी, हम उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। जो उन्होंने कहा वो आपके सामने था और आप इस तरह की सोच का समर्थन नहीं करते। पुलिस अपना काम कर रही है, मैं ये जानना चाहता हूं पार्टी ने क्या किया, एक्सपेल किया क्या उनको? पार्टी ने एक्शन लिया है उनके ऊपर, और भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में और सख्ती से एक्शन लिया जाएगा।